वेस्ट बैंक में आज कम से कम 12 रेजिस्टेंस की घटनाएं हुई। उसके बाद गाजा में आज किसी सिविलियन की मौत नहीं हुई। उसके बाद जो हमास की टीम है पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस की, वो आज इराक पहुंची और इराक में क्या बातचीत हुई बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इराक पे ये भी प्रेशर पड़ रहा है कि वो अपने यहां जो पॉपुलर मोबिलाइजेशन यूनिट्स हैं, जो रेजिस्टेंस की फोर्सेस हैं इराक में, उनको डीमिलिटराइज करे। लेकिन इराक के प्रेसिडेंट शिया अल सुदानी ने यह बात कह दी कि हम इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे और हम डिसआर्म नहीं होने देंगे अपनी रेजिस्टेंस फोर्सेस को। ईरान के बारे में खबर है, सीरिया के बारे में खबर है, उसके बाद लेबनान के बारे में खबर है, यूक्रेन के बारे में खबर है। अमरीश मिश्रा स्पीक्स के आज के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज यानी 25 दिसंबर 2025 और आज के दिन देखिए, ये मैं वीडियो देर से रिकॉर्ड कर रहा हूं और मुझे बाहर भी जाना है 2-3 दिन में, वो मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। बहुत महत्वपूर्ण एक जर्नी है। अब इसमें देखिए क्या है कि जो आज का वीडियो है उसमें मैं बहुत ज्यादा क्लिपिंग्स नहीं दिखा पाऊंगा या बहुत ज्यादा फोटोग्राफ्स नहीं दिखा पाऊंगा। एक आप वीडियो इसका जरूर देख लीजिए जो हाइफा में, यानी इजराइल के अंदर, जिसको ऑक्यूपाइड पैलेस्टाइन भी कहा जाता है, इजराइल के अंदर हाइफा में जो पैलेस्टीनियन क्रिश्चियंस जब क्रिसमस मना रहे थे तो उनको इजरायली पुलिस ने क्रिसमस मनाने से रोका। צעד אחורה, אין לדבר עכשיו, צעד אחורה. אותי לא מקללים. לומד אותו יצטרך, גם שלום, יאללה. תפקוד! אני אומר לבן שלי שישתוק. בסדר. יאללה, תסתכל מה עשית פה. למה אתה מרביץ ככה? לך אחורה. ये तब जब नेतन्याहू ने बकायदा एक अपील जारी की क्रिसमस के मौके पे कि कैसे क्रिश्चियन इजराइल में सबसे ज्यादा सेफ है। इतना झूठ, मतलब इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता। और जो प्रो इजरायली जो फोर्सेज हैं वो अपना नैरेटिव पे नैरेटिव झाड़े जा रही हैं। अब एक्स वगैरह में हम लोग की रीच कम कर दी गई है। आज तो मैंने भारत के इसमें भी डाला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी क्रिश्चियन फेस्टिवल में गए, लेकिन बजरंग दल के जो फोर्सेज हैं वो कैसे क्रिश्चियंस को तंग कर रहे हैं। देखिए, असली मुद्दा जो है कि चर्च के पास करोड़ों एकड़ की प्रॉपर्टी है, उस पर कोई बात नहीं करेगा, क्रिश्चियंस को परेशान करेंगे। इसके मैं खिलाफ हूं। आप मूल मुद्दे पे बात करिए। 1857 का जो मुद्दा था कि इतनी प्रॉपर्टी चर्च के पास आई कैसे, और वो सभी हिंदू मुसलमानों की प्रॉपर्टी, उस पर आप बात करो। उसके बाद आप देखो कि जो जावेद अख्तर वाला जो पूरी डिबेट है, और जिसमें जो यंग मौलवी हैं उनके साथ जो डिबेट है, उस पर भी देखिए मैंने अध्ययन कर लिया है। और उस पर हम कल हो सकता है वीडियो हम एक जारी करें, शॉर्ट एकदम, जिसमें वो अमरीश मिश्रा स्पीक्स जो मेन चैनल है उस पर मैं जारी करूंगा, और जिसमें हम आपको ऐसी ऐसी चीजें बताएंगे जो उस डिबेट में कवर नहीं हुई, या उस डिबेट की आड़ में जो एक इस्लामोफोबिया फैलाया जा रहा है और जावेद अख्तर वगैरह उसके शिकार हो जा रहे हैं। बहुत सारी देखिए ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं हैं और ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। अभी आप देखिए जो वेस्ट बैंक में जो करीब मैंने बताया 12 रेजिस्टेंस की घटनाएं हुई, तो देखिए पैलेस्टीनियन और इजरायली आईडीएफ के बीच कई जगह, जैसे सिलत अल हरितिया, रोज इसके बारे में बात होती है, वेस्ट ऑफ जेनिन, और उसके बाद अनाप्ता ईस्ट ऑफ तुलकरे। इन दो जगहों पे सबसे सघन झड़पें हुई। कल जो मैंने आपको बताया था कि ट्यूबस और जेनिन में जो दिन भर जो एक गोलाबारी हुई, वो आज सुबह जाके थमी और दोनों तरफ से कोई घायल नहीं हुआ। अब आप सोचिए, अब जरा इसको सोचिए, ये भी लड़ाई का एक तरीका है कि 12 घंटे गोलाबारी हो रही है, 12 घंटे से भी ऊपर, मतलब 12 तो मैं समझ पा रहा हूं, सकता 18 घंटे गोलाबारी जहां हो रही है वहां कोई घायल नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि आईडीएफ के पास वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वो
रेजिस्टेंस को ओवरवेल्म कर ले, क्योंकि रेजिस्टेंस इस समय वेस्ट बैंक में डिफेंसिव जंग लड़ रहा है। अभी वो ऑफेंस पे नहीं आया या गुरिल्ला स्टाइल अटैक्स पे भी नहीं आया, अभी वहां वो फेज ही नहीं है। बीच बीच में वो एक ये दिखा देता है कि हमारी प्रेजेंस है, जो हथियारबंद हिस्सा है रेजिस्टेंस का, जो मास हिस्सा है, जो नॉन आर्म्ड रेजिस्टेंस, वो तो मैंने बताया, वो तो लगातार हो रहा है। आज भी बहुत सारी घटनाएं हुई। और उसमें देखिए एक कफ्र अल बलाद ईस्ट ऑफ तुलकरेम, यहां जबरदस्त झड़प हुई जब करीब 500 से ज्यादा फिलिस्तीनी युवा निकल आए और इजरायली फोर्सेस को उन लोगों ने वहां पर गलियों और जो स्ट्रीट्स एंड एलीज, बकायदा गली और सड़कों पे वहां पर उनको छकाया और कई लोगों को गिरफ्तार भी किया इजराइल आईडीएफ ने। उनके साथ बदसलूकी भी हुई, उनको मारा पीटा गया, लेकिन ये जो मास रेजिस्टेंस है ये जारी रहा। उसके बाद जो एक मदमा विलेज है वेस्ट बैंक में, वो भी इजरायली फोर्सेस ने इन्वेड किया और वहां पर स्टैंड ग्रेनेड छोड़ी, टॉक्सिक टीयर गैस छोड़ी। उसके बाद डिमोलिशन आईडीएफ ने ये अल इसाविया एरिया है ईस्ट जेरूसलम, वहां पर डिमोलिशन शुरू किए और उसमें करीब 18 लोगों के घर वहां पर डिमोलिश उन्होंने करने की कोशिश की, सबके नहीं कर पाए, अभी वहां पर झड़पें जारी। उसके बाद जलाजोन जो रिफ्यूजी कैंप है नॉर्थ ऑफ रमल्ला, वहां भी झड़पें हुई। और फिर देखिए तो जो कुछ गांव हैं जिनको आईडीएफ ने स्टॉर्म करने की कोशिश की, वहां पर घुस के और उनको टेक ओवर करने की कोशिश की। याब्रूद, सिलवात, कफ्र मलिक, टुरमस आया, ये सब नॉर्थ ऑफ रमल्ला है, और बेता और ब्यूरिन जो साउथ ऑफ नाब्लस है, और सायर नॉर्थ ऑफ हिब्रोन। इन सारी जगहों पे इजरायली फोर्सेस ने लगातार हमले की कोशिश की और उसके साथ साथ वहां रेजिस्टेंस भी होता रहा। उसके बाद गाजा में देखिए एक गाजा का सिविलियन वो शहीद हुए, इंजर्ड हुए, और ये तेल अल जहाब बेत लहिया की घटना है जहां पर इंजरी हुई। और बनी सहेलिया और खान यूनिस में भी इजराइल ने बमबारी की। अब इजराइल का यह दावा है कि वो जो येलो लाइन है वो उसने थोड़ा और आगे एक्सटेंड कर दी, कि जैसे पहले अगर 50% गाजा की स्ट्रिप उसके कब्जे में थी येलो लाइन के आसपास, तो थोड़ी सी और आगे करके उन लोगों ने 5 किलोमीटर और कब्जा कर दी। इस तरह की बातें इजराइल की तरफ से आ रही है। लेकिन वहीं दूसरी बातें भी है जो सीजफायर को लेके और सेकेंड फेज में जो ट्रंप जा रहा है उसको लेके, और वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है कि विटकॉफ जो ट्रंप के एनवॉय हैं, और गाजा जो पीस डील हुई 11 अक्टूबर वाली, तो उसमें उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। उन्होंने वक्तव्य आज जारी किया, उन्होंने कहा कि देखिए सेकेंड फेज में तो यूएस जाएगा, जबकि इजराइल का कहना है कि सेकेंड फेज में यूएस को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल स्टेबलाइजिंग फोर्स का क्या कॉम्पोजिशन होगा, कौन से देश उसमें रहेंगे। इजराइल ने ऑब्जेक्ट किया है कि ईरान, टर्की, कतर, इन 2 देशों पे जबरदस्त एतराज किया। लेकिन इजिप्ट के साथ इधर गैस डील वगैरह जो हुई है, इजिप्ट के प्रति थोड़ी नरमी दिखाई है। लेकिन फिर भी जो इजरायली फितरत है वो कभी किसी बाहरी देश को अपने यहां इंटरवीन नहीं करने देते। इजरायली एरोगेंस का तो ये हाल है कि अमेरिका को कुछ नहीं समझते। कितने सीआईए एजेंट्स बोल चुके हैं पिछले 1-2 महीनों में, और बता चुके हैं कि जब मोसाद के लोग अमेरिका जाते हैं तो कैसे एकदम एरोगेंटली बिहेव करते हैं। जो सीआईए के एजेंट्स इजराइल में हैं उनके साथ दुर्व्यवहार होता है, और सोचिए ये सारी चीजें होती है और अमेरिका चुप है। लेकिन ट्रंप के अंडर कुछ चेंज हुआ है, जिसमें ट्रंप ने अपना डंडा चलाया, अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की है, और दिखाया कुछ हद तक, ज्यादा नहीं, कुछ हद तक दिखाया। और अभी वो आगे भी इस तरह की चीजें होंगी, क्योंकि विटकॉफ का जिस तरह का बयान है वो इजरायली एक्सपेक्टेशंस के खिलाफ है। हालांकि बार बार ये बात हो रही है कि नेतन्याहू और ट्रंप की मीटिंग होगी, उसमें वो नेतन्याहू ट्रंप को मना लेंगे। क्या मना लेंगे? वो क्या ये कह देंगे ट्रंप से कि इंटरनेशनल फोर्स मत लाओ, या ये कह देंगे कि सेकेंड फेज में मत जाओ? क्योंकि ट्रंप तो देख रहा है कि वो $112 बिलियन का जो रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम है, ट्रंप तो उसकी तरफ देख रहा है। और वो अब वो कहां बनेगा, कैसे बनेगा, वो एक अलग सवाल है। इसमें घूम फिर के जीत रेजिस्टेंस की होगी, ये मेरा प्रिडिक्शन है, और मेरा प्रिडिक्शन कभी गलत नहीं हुआ है। तो इसलिए ये देखिए, ये जो पूरी परिस्थिति है,
इसकी पॉलिटिक्स भी मैं आपको इसीलिए बार बार बताता चलता हूं। उसके बाद आप देखिए, जो वेस्ट बैंक में एक और आंदोलन हो रहा है, वो प्रिजनर्स को लेके, यानी जो जो लंबे समय से जो फिलिस्तीनी प्रिजनर इजरायली जेल में या जो छूटे भी हैं, बहुत सारे लोग जो शहीद हो गए, उनके परिवारों को जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी महमूद अब्बास वाली पैसा देती थी, बाकायदा उनकी सैलरी फिक्स होती थी, और सालों से ये सिलसिला चल रहा है, उसको अचानक वेस्ट के प्रेशर में रोक दिया गया है और उसको एक एंडाउमेंट फंड बना दिया गया है कि अब हम देखेंगे कौन गरीब है, जो वेल ऑफ है उसको नहीं देंगे। वहां गरीब वेल ऑफ की कोई क्राइटेरिया ही नहीं है, वहां सभी एक जैसे हैं, वहां पर सब लोग रिफ्यूजीज हैं, इंटरनेशनली रिकग्नाइज रिफ्यूजीज हैं। तो कोई ऐसा स्थायी काम या उसमें, तो भाई ये तो एक रिफ्यूजी स्टेटस यूएन ने दी है ना फिलिस्तीनियों को, तो यूएन ने दी है तो यूएन अपनी जिम्मेदारी निभाए और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को पैसा एलोकेट होता है। अब इजराइल ने बहुत काटा है, ये किया है वो किया है, फिर भी लेकिन जो यूरोपियन कंट्रीज देती हैं वो आया है और उसमें वो सैलरीज या जो वजीफे वगैरह वो देता है मार्टियर्स की फैमिलीज को, सबको वो दे सकता है, लेकिन वो नहीं दे रहा है। और इसमें देखिए, एक महिला आज, एक बहुत ही उम्र दराज महिला, उसने आज साफ कहा, उसने कहा कि हमसे एक पीएलओ की लीडर थी लैला घनाइम, उन्होंने हमसे कहा था, बहुत फेमस, जिन्होंने वो पूरा जो एक म्यूनिक अटैक हुआ था उसमें वो थी, और बहुत वरिष्ठ, अभी भी जिंदा है वो, यूरोप में रहती है, काफी उम्र हो गई है। तो उन्होंने कहा कि लैला घनाइम ने हमसे कहा था कि मैंने 2 लड़के खोए और मैं फिलिस्तीन की हीरोइन हूं, और आज वो फिलिस्तीन की हीरोइन को ये महमूद अब्बास भीख मंगवा रहा है उनके पैसे काट के। ये देखिए पूरा पिन पॉइंटेड पूरी एक स्टडी, मतलब एक पूरी सच्चाई। उसके बाद आप देखिए तो यहां पर देखिए एक चीज और है, महमूद अब्बास पे ये भी प्रेशर पड़ रहा है कि वो करिकुलम बदले, जो फिलिस्तीनी बच्चों को पढ़ाया जाता है वो करिकुलम बदले। और उसके बाद अच्छा, और इसके साथ साथ महमूद अब्बास पे ये भी है कि रिफॉर्म के नाम पे वो बहुत सारे ऐसे लोग जो पहले, भाई फिलिस्तीन में तो, वेस्ट बैंक में भी घर घर शहीद है, तो आप 30 लाख फिलिस्तीनियों में ये तो नहीं कर सकते ना, किसी को छांट नहीं सकते। उसमें यह है कि नहीं, छांटो और ऐसे लोगों को अपने यहां लाओ जिनका कोई रेजिस्टेंस का बैकग्राउंड ना हो, जो कि संभव है। महमूद अब्बास खुद रेजिस्टेंस का सबसे बड़ा फिगर रहा है एक समय। तो ये देखिए बात थी। अच्छा, अब हम देखिए सीरिया और लेबनान पे आते हैं। अब सीरिया और लेबनान में क्या हुआ है कि एक तो सीरिया में इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर इजराइल काट्स ने कह दिया है कि हम माउंट हेरमोन से विड्रॉ नहीं करेंगे। दूसरी बात, इजराइल अब प्री फैब्रिकेटेड होम्स कुछ सीरिया में बांट रहा है, कुनैत्रा के आसपास के इलाकों में। तीसरी बात जो है, वो जो सीरिया यानी अल शरा की सरकार है, इसकी जो सिक्योरिटी फोर्स है, इसको इंटरनल सिक्योरिटी फोर्स कहा जाता है, इसने जो है इंटरनेशनल कोलिशन के साथ यानी अमेरिकन फोर्सेस के साथ मिलके दमस्कस की कंट्री साइड में कुछ आईसिस अड्डों पे छापा मारा, जिसमें एक आईसिस का एक आदमी पकड़ा भी गया, जिसके पास से सुसाइड बेल्ट और मिलिट्री वेपन मिली। ये भी देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। फिर देखिए लेबनान में फिर से इजराइल ने एक एयर स्ट्राइक की और क्लेम किया कि उसने एक हिजबुल्लाह के कमांडर को शहीद कर दिया, जबकि ऐसी कोई कंफर्मेशन हिजबुल्लाह की तरफ से नहीं आया। फिर आप देखिए, अब इधर से अमेरिका के अंदर नई डिबेट शुरू हो गई लेबनान को लेकर, और अमेरिकन कह रहे हैं कि जब लेबनान के ऊपर खतरा आता है तो वो हिजबुल्लाह और लेबनीज आर्मी एक हो जाती है। और ये 2017 का हवाला दिया गया कि 2017 में जब आईसिस के खिलाफ लड़ाई की बात आई थी, तो लेबनान में जो लेबनीज आर्मी है, जो क्रिश्चियन है, सुन्नी है, शिया, सब यूनाइट हो गए थे और उन्होंने मिल के आईसिस के खिलाफ फोर्सेस भेजी थी। आईसिस लेबनान में तो नहीं घुसा था, सीरिया में आईसिस के खिलाफ फोर्सेस भेजी थी। उसमें हिजबुल्लाह ने भी भेजी थी, जो लेबनीज आर्मी में नॉन हिजबुल्लाह शिया है, फिर जो सुन्नी है जो हिजबुल्लाह में नहीं है उस तरह से, जो क्रिश्चियन मैरोनाइट है वो भी, सब लोग। तो ये एक बड़ी चीज है कि लेबनान की यूनिटी की बात अब अमेरिका में ये चर्चा होने लगी है कि लेबनान पे इजराइल और नेतन्याहू की जो पॉलिसी है, इसमें भी एरोगेंस है, जबरदस्ती ये चढ़ाए हुए है, इसमें कोई दम नहीं है। फिर आप देखिए ईरान में एक महत्वपूर्ण खुलासा हुआ है। ईरान के एक बड़े जनरल ने कहा है कि जो 12 दिन का युद्ध हुआ था उसमें सबसे पहले
इजराइल ने ईरान की रेडियो फार्मास्यूटिकल्स पे हमला किया था। अब रेडियो फार्मास्यूटिकल्स, अब आप सोचिए तो, और उन्होंने ये कहा कि दरअसल इजराइल और अमेरिका जो ईरान से चिढ़ते हैं या डरते हैं, वो न्यूक्लियर पावर की वजह से नहीं है, वो ईरान के विकास की वजह से, ईरान के डेवलपमेंट की वजह से, और ईरान के जो अपने पास जो उसने बाकी क्षेत्रों में वो आगे बढ़ गया है, जैसे सायरोजेनिक्स, जैसे स्पेस, जैसे क्वांटम फिजिक्स, इस तरीके के जो, जैसे रोबोटिक्स, जैसे सैटेलाइट्स, और जैसे रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। अब ये जो है रेडियो फार्मास्यूटिकल्स, ये देखिए, ये इसेंशियल कुछ इस तरीके से ड्रग्स भी होती हैं, इसमें सब कुछ होता है, और भी इसमें इसको वेपनाइज भी किया जा सकता है। ये सारी चीजें हैं जो एक मतलब एक बिल्कुल सिविलियन दायरे में आती है, उन पे हमला करना, ये पूरा दिखा रहा है। और इस पे देखिए, आज एक इजराइल ने एक एआई वीडियो भी जारी किया जिसमें दिखा रहे हैं कि ट्रंप और नेतन्याहू वो B-2 बॉम्बर से जा रहे हैं ईरान को बॉम्ब करने, नेतन्याहू और ट्रंप, ये इजराइल ने जारी किया ऐसे। और कल तो मैंने बताया था आपको यूएनओ में जो ईरान और जो यूएस में सीधे खुल के एक पूरा वाक युद्ध हुआ। फिर आप देखिए, यूक्रेन में अंतोगत्वा ज़ेलेंस्की उसी पोजीशन पे आ गया है कि ईस्टर्न यूक्रेन में हमको डॉनबास का बड़ा हिस्सा रशिया को देना होगा, और कोई ऐसा समझौता हो जिससे एक डीमिलिटराइज जोन स्टैब्लिश हो, लेकिन ईस्टर्न यूक्रेन का जो बड़ा हिस्सा है वो रशिया के पास जाए। तो ये देखिए, आज की ये खबरें थी। कल मैं फिर हाजिर हूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।